हेलो एंड व्हाट्सअप ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल। मैं सब शमीम। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि चलाई गई थी 1920 में। इससे पहले मैंने आपको खिलाफत मूवमेंट पढ़ा दी जो 1919 में स्टार्ट हुई थी, 1920 और 1919 और 1920 में वो स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसके लीडर्स कौन थे, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव्स, वो सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, इससे पहले जो भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, सब्सिडरी अलायंस है, बाकी ब्रिटिश पेनिट्रेशन है इंडिया का, वो सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मेरे साथ पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, मेरे साथ ही नोट्स मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये हर किसी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, क्यों ये स्टार्ट हुई। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1920 as a response to the Jallianwala Bagh massacre 1990 and the repressive Rowlatt एक्ट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, ये लॉन्च की थी महात्मा गांधी ने। कब? 1920 में। हुआ क्यों था, किस रेस्पॉन्स में हुआ था? जलियांवाला बाग मसक्कर जो 1919 में हुआ था, जहां पे जनरल डायर ने ये ऑर्डर दिया था अपने ट्रूप्स को कि ओपनली वो फायर करे लोगों को, जो लोग वहां पे मीटिंग कर रहे थे, बैठे हुए थे जलियांवाला बाग में अमृतसर में। उस मसक्कर, उस कांड को लेकर महात्मा गांधी ने देखा कि भाई अत्याचार हो रहा है, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दी। और जो रिप्रेसिव रौलाट एक्ट इन्होंने लगाया था, अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने, गवर्नमेंट ने ये एक एक्ट बनाया था कि जो भी आपको सड़क पे दिखे, कोई स्ट्रगल करता हुआ, कोई प्रोटेस्ट करता हुआ, चाहे उसका कोई कसूर हो या ना हो, कोई इनोसेंट हो या कोई क्रिमिनल हो, उसको उठाओ और उसको पनिशमेंट दो, उसको पनिश करो, उसको सजा दो। तो ये एक्ट्स बने थे और ये जलियांवाला बाग मसक्कर का जो कांड हुआ था, उसको, उसके रिस्पांस में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई थी। तो नॉन कॉपरेशन सिंपली आप समझ सकते हैं कि कॉपरेट नहीं करना है, हमें ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करना है, इनके साथ नॉन कॉपरेशन करनी है। यही एक तहरीक चलाई गई थी और चली कब थी? 1920 में। डेट याद रख लेना। चलिए बढ़ते हैं आगे। These brutal events created widespread anger and resentment among Indians towards British colonial rule। तो ये जो ब्रूटल इवेंट्स है, रौलाट एक्ट था, जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था 1990 में, तो इनसे क्या हुआ, बहुत ही गुस्सा और बहुत ही रिजेंटमेंट इंडियन लोगों में फैल गई। किसकी तरफ? ब्रिटिश कॉलोनियल रूल की तरफ, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ। ऑब्जेक्टिव्स, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों होती है, महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चलाई। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसका मकसद क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, इसका एम क्या था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। नंबर फर्स्ट इज अटेनिंग स्वराज, सेल्फ रूल। इसका पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि हम क्या हासिल करें, क्या अटेन करें, सेल्फ रूल, हम स्वराज अटेन करें। सव का मतलब होता है सेल्फ एंड राज का मतलब रूल, कि हम अपनी स्टेट पे, अपनी कंट्री पे खुद रूल करेंगे। द अल्टीमेट गोल वाज टू अचीव सेल्फ गवर्नेंस एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये हर किसी मूवमेंट का, हर किसी तहरीक का ये एक अल्टीमेट गोल रहा है कि क्या अचीव किया जाए, सेल्फ गवर्नेंस, हम खुद यहां अपने लोगों पे खुद हुकूमत करें, इंडिपेंडेंस हम हासिल कर सके इन अंग्रेजों से, ब्रिटिश रूल से। ये पहला और अल्टीमेट गोल था किसका? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। नॉट ओनली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बल्कि ये हर किसी मूवमेंट का होता है। नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो हम स्ट्रगल्स करेंगे या जो हम प्रोटेस्ट करेंगे वो नॉन वायलेंट होने चाहिए और सत्याग्रह होने चाहिए। सत्याग्रह मींस ट्रूथफुलनेस। द मूवमेंट एम्ड टू एक्सर्ट नॉन वायलेंट प्रेशर ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इस मूवमेंट से ये मकसद था इनका कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट पे नॉन वायलेंट प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इनकी प्रेशर तो एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर तो डालेंगे, लेकिन वो नॉन वायलेंट होना चाहिए, जिसमें कोई तोड़फोड़ ना हो, जिसमें कोई खून खराबा ना हो। महात्मा गांधीज फिलॉसफी ऑफ सत्याग्रह, ट्रूथ फोर्स एज ए मींस ऑफ रेजिस्टिंग इनजस्टिस। महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी सत्याग्रह की, सत्याग्रह मींस ट्रूथ फोर्स, यानी कि किसकी ताकत? सच्चाई की ताकत। फोर्सेस तो कई सारे हैं, लेकिन इसका यह कहना था कि हमें अंग्रेजों को हराना है। महात्मा गांधी का कहना था कि हमें अंग्रेजों को हराना, लेकिन कैसे हराना है? ट्रूथफुलनेस के साथ। किस ताकत के साथ? सच्चाई की ताकत के साथ। ये एक रास्ता था, ये एक मींस था इस इनजस्टिस को रेजिस्ट करने का, इस नाइंसाफी को रेजिस्ट करने का। इस एक तरीका था, एक ये फिलॉसफी थी किसकी? महात्मा गांधी की, कि हम अंग्रेजों के साथ लड़ना है, लेकिन ट्रूथ फोर्स के साथ, सच्चाई की ताकत के साथ। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज नॉन कॉपरेशन विद ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, कि हिंदुस्तान में जितने भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ नॉन कॉपरेशन करनी है, उनके साथ बाइकआउट करना है। द मूवमेंट एम टू बाइकआउट ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटर्स, सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स, देयरबाय चैलेंजिंग द लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिटिश रूल। इस मूवमेंट का यह भी एम था कि हम ब्रिटिश जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरीज हैं, जहां पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, सबक लेने जाते हैं, हम बाइकआउट करेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। कोर्ट्स में अब जज नहीं जाएंगे, वकील नहीं जाएंगे। लेजिस्लेटर में जो जज हैं या जो भी जस्टिस का काम करते हैं, वहां पे कोई भी इंडियन जो भी वहां पे रखे होंगे ऑफिशियल्स, वो नहीं जाएंगे, वो बाइकआउट करेंगे। जो टाइटल्स मिले होंगे, ऑनर्स, किसी को छोटी मोटी कोई कुर्सी मिली है, कोई एजाज मिला, कोई टाइटल मिला, कोई लकब मिला है, उसको सरेंडर कर दिया लोगों ने। ठीक है, नॉन कॉपरेट किया, बाइकआउट किया लोगों ने अंग्रेजों के साथ। तो इससे क्या हुआ? ब्रिटिश रूल की लेजिटिमेसी को इन्होंने चैलेंज किया। जो ब्रिटिश रूल का दबदबा था, इस तरह से उन्होंने चैलेंज किया उसको कि भाई हम आपकी बात आज के बाद मानने वाले नहीं, आज के बाद हम आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। बॉयकॉट कर दिया। ओके, लेट्स मूव अहेड।
प्रमोशन ऑफ इंडियन कल्चर को प्रमोट करना, यह भी इसका ऑब्जेक्टिव था, यह भी इसका मेन एम था किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। द मूवमेंट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस एंड इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज एज ए मींस ऑफ असर्टिंग नेशनल आइडेंटिटी एंड सेल्फ रिलायंस। देखो इंडिया ब्रिटिशर्स के आने के साथ साथ जो ब्रिटिश कंपनीज यहां पे सेट हुई, ब्रिटिशर्स के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेट होने लगे, वहां उनके कोर्ट सेट होने लगे, तो उससे क्या हुआ, असर जहां हमारा अपना कल्चर था, जो हमारा यहां अपना ट्रेडिशन था, उस पर असर पड़ने लगा। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो इस मूवमेंट का ये भी मकसद था कि हाईलाइट किया जाए इंडियन कल्चर की इंपॉर्टेंस को, इंडियन कल्चर के ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस को, जो यहाँ की इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं, छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जाए। ठीक है, यहाँ पे जो लोग खुद काम करते हैं, अपना लाइवलीहुड कमाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, उस कल्चर को प्रमोट किया जाए। ये एक मेन एम था किसका, नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है, तो ये एक तरीका था कि नेशनल आइडेंटिटी को हम असर्ट कर सकते हैं, जो सेल्फ रिलायंस है कि इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को चला के हम अपना रोजगार खुद कमा सकते हैं। खादी, इसी में जो खादी है एक तरह का कपड़ा होता था, हैंडस्पन क्लॉथ था, ये जो हाथ से बनाया जाता था कपड़ा उस चरखे से। ठीक है, बिकेम ए सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। ये खादी जो है सिंबल बन गया किसका, रेजिस्टेंस का, कि भाई हम रेजिस्ट कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ हैं, अंग्रेजों के खिलाफ हैं, और हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। हम अब आपके कपड़े नहीं पहनने वाले हैं, फॉरेन कपड़े नहीं पहनने वाले, हम खादी बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे, भले ही टाइम ज्यादा लगे, भले ही वो एक्सपेंसिव हो, लेकिन हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, 1920 की बात है। ठीक है, अब मास पार्टिसिपेशन देखते हैं कि किन किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, किन किन लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विटनेस्ड मैसिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कई सारे लोगों ने, कई सारे सेक्शंस जो है सोसाइटी के, उन्होंने हिस्सा लिया, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, लायर्स, पीजेंट्स, वर्कर्स, ऑफिशियल्स, जिसमें स्टूडेंट्स आ जाते हैं, लायर्स आ जाते हैं, पीजेंट्स, वर्कर्स, काम करने वाले, जो किसान हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, चाहे बच्चे हो, टीचर्स हो, या जो भी ऑफिशियल्स हैं इनके कोर्ट्स में, इनके इंस्टीट्यूशंस में, उन सब लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ चलना शुरू किया, उन्होंने बाइकआउट कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, ये मास पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट इज इंपैक्ट। इंपैक्ट क्या पड़ा, अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चलाई गई, इससे क्या असर पड़ा। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बीच में बता दूं कि अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी और नंबर मिल जाएगा आपको। एज सच हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी, रीजनेबल रेट्स पे मिल जाएंगी। ठीक है, और ये एक बार पढ़ लो, एट द एंड तक वीडियो देखो, आपको फिर से कभी भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मास अवेकनिंग पहला इंपैक्ट था। पहला इंपैक्ट ये पड़ा कि जो लोगों में एक तरह की बेदारी पैदा की गई, अवेकन किए गए, लोग बेदार किए गए, जगाए गए। द मूवमेंट स्पार्क्ड अ वेव ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग अमंग द इंडियन मासेस। हिंदुस्तान के लोगों में एक तरह की एक झलक थी, एक कॉन्शियसनेस उनमें क्रिएट की गई, नेशनल कॉन्शियसनेस, हवास उनमें पैदा किए गए, और पॉलिटिकल अवेकनिंग, और सियासी तौर पर उनको जगाया गया। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से। यूनिफिकेशन, लोग यूनिफाई हुए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से लोग यूनिफाई हुए। इट यूनाइटेड पीपल अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स, रिलीजन्स एंड सोशल बैकग्राउंड्स इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। लोगों ने क्या किया, वो यूनाइट हुए, और चाहे वो किसी भी रिलीजियस के थे, चाहे किसी भी सोशल बैकग्राउंड के थे, गरीब थे, अमीर थे, या किसी भी रीजन के थे, चाहे पहाड़ी इलाके के थे या फिर किसी शहर के रहने वाले थे, वो सब लोग मिलकर स्ट्रगल चलाने लगे इंडिपेंडेंस की। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वायलेंस, ये भी इंपैक्ट था कि इससे पता चलता हमें कि नॉन वायलेंस की सिग्निफिकेंस क्या है। The non-cooperation movement demonstrated the effectiveness of non-violent resistance and civil disobedience as powerful tools in the fight against oppression. Non-cooperation movement हमें ये demonstrate करती है, ये दिखाती है कि non-violent resistance जो हम कर रहे हैं, जिसमें हम तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, खून खराबा नहीं कर रहे हैं, इसकी effectiveness कितनी है, यानी कि ये कितना पुरअसर है। और civil disobedience जो हम कर रहे हैं, जो हम इनको इनकार कर रहे हैं, ठीक है, इनके साथ बाइकआउट कर रहे हैं, ये एक पावरफुल टूल है ऑपरेशन के खिलाफ लड़ने का। ग्रोथ ऑफ स्वदेशी एंड खादी, ये भी इंपैक्ट पड़ा कि स्वदेशी जो इंडिया के यहाँ के प्रोडक्ट्स थे उनकी ग्रोथ होने लगी। खादी जो यहाँ का हैंडस्पन क्लॉथ था उसकी भी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, उसकी भी ग्रोथ होने लगी। द मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रीज एंड द यूज ऑफ खादी एज ए सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड इंडियन आइडेंटिटी। जो मूवमेंट थी इसने प्रमोट किया स्वदेशी इंडस्ट्रीज को, जो यहाँ की लोकल छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी जिसमें छोटी छोटी चीजें प्रोड्यूस की जाती थी, उनको प्रमोट किया, और जो यूज था खादी का वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा। जो खादी यहाँ का हैंडस्पन क्लॉथ था, लोग उसको ज्यादा से ज्यादा पहनने लगे। यही इंडिकेट हो रहा था कि वो ब्रिटिशर्स के क्लॉथ को बाइकआउट कर रहे थे। ठीक है, इससे ये एक सिंबल थी, ये एक निशानी थी, ये एक सिग्नेचर था सेल्फ रिलायंस का और इंडियन आइडेंटिटी का, कि भाई ये हिंदुस्तानियों की पहचान है, ये खादी, यहाँ ये स्वदेशी इंडस्ट्रीज, और ये सेल्फ रिलायंस है कि हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम आप पे डिपेंडेड नहीं है, आप यहां से जा सकते हैं। ये अंग्रेजों को एक मैसेज थी।
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपने यहां तक बैकग्राउंड देख लिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या था और ऑब्जेक्टिव्स देख लिए इसके क्या थे। इसमें मास पार्टिसिपेशन देख ली, किन किन लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें आपने ये भी देखा कि इंपैक्ट कौन कौन से पड़े। लेकिन अब लास्ट में आपको यह भी देखना जरूरी है कि सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट सस्पेंड भी की गई थी टेम्पररी। क्यों सस्पेंड की गई थी ये हम 2-3 पॉइंट्स में पढ़ लेते हैं। इन 1922 द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज टेम्पररी सस्पेंडेड बाय महात्मा गांधी। 1922 में, यानी कि 2 साल के बाद 2 सालों तक ये मूवमेंट चलती रही और 2 साल के बाद इस मूवमेंट को टेम्पररी महात्मा गांधी ने कॉल ऑफ कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। क्यों कर दिया था? द डिसीजन ऑफ सस्पेंशन केम आफ्टर द चौरा चोरी इंसिडेंट वेयर वायलेंस ब्रोक आउट लीडिंग टू द डेथ ऑफ पुलिस ऑफिसर्स। हुआ क्या था, ये डिसीजन क्यों लिया गया सस्पेंशन का? क्योंकि चौरा चोरी में जो एक इंसिडेंट हुआ था, वहां पे लोग जो थे वो वायलेंट हो गए थे। लोगों ने खून खराबा करना शुरू कर दिया था, जहां पे कई सारे पुलिस ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी, उनको मार दिया था, उनको मौत के घाट उतार दिया था। और जो पुलिस ऑफिसर्स थे, आपको पता है कि इसमें सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे, बल्कि इनमें हिंदुस्तान के भी लोग थे, वो भी फौज में, वो भी पुलिस में भर्ती थे। तो इससे ये वायलेंस हो जाती है, खून खराबा हो जाता है, तोड़फोड़ होती है। तो इसलिए इस वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया था टेम्पररी। गांधी एम्फेसाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। इसने क्या कहा? इसने कहा कि ये जो हमारा प्रिंसिपल यही था, हमारा असूल यही था कि हम नॉन वायलेंस तरीके से लड़ेंगे, लेकिन ये मूवमेंट जो है वायलेंट हो गई है, तो इसलिए हम इसको कॉल ऑफ कर रहे हैं। एज दे बिलीव्ड इट हैड डिविएटेड फ्रॉम इट्स नॉन वायलेंट पाथ। ये बिलीव कर रहे थे, ये इनका मानना था कि ये डिवेट हो चुके हैं, ये भटक चुके हैं अपने नॉन वायलेंट पाथ से, अब ये वायलेंस की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इन्होंने, ये रीजन था कि इन्होंने क्यों कॉल ऑफ कर दिया, क्यों इन्होंने सस्पेंड कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन नोट्स के लिए अगर नोट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यहां से पढ़ सके, अच्छे से अच्छे नंबर ले सके। और अगर आपकी कोई राय है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन पड़ा है, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।